हेलो बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान में गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र के आज के लेक्चर में हम उसी के को जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस चल रहे थे उसके आगे के टॉपिक को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम निकालेंगे टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, और आसान भी है। देखिए, टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे टोराइड। टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो, सबसे पहले टोराइड होता क्या है। टोराइड एक खोखली पाइप है, इसको घुमा के ऐसे और रिंग के रूप में मोड़ देंगे, उसके ऊपर वायर लपेट देंगे, वो कहलाता है आपका टोराइड। क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे बनेगा टोराइड। देखो, यहीं पे बनाते हैं। ये टोराइड हो गया। ठीक, इस पे वायर लपेटे जाएंगे। चलिए देखते हैं। देखो, इधर से धारा प्रवेश कराई जा रही है ना। तो देखो, अब इसके बाद ऐसे बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा चित्र अच्छे से बनाना। चलो दो। अब इसमें देखो होगा क्या, यहाँ पे धारा ऐसे प्रवेश करे तो इधर को चल रही है, सब जगह पर धारा ऐसे ऐसे चल रही है। ठीक, ऐसे ये हो गया आपका। अब देखिए, धारा इस तरह चल रही है। अब आपको तीन बिंदुओं पर आपको ज्ञात करना है। एक तो ये सेंटर है, और सेंटर से कितनी दूरी पर, P पर। ठीक, एक इसके मध्य Q पर, और एक बाहर R पर। ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन चल रहा है, तो ये पहले हम P पर बात करेंगे, बिंदु P पर। जब Q की बात करेंगे तो ये एम्पियर लूप चलेगा, ऐसे बीच में एम्पियर लूप होगा। ठीक, और जब R पर बात करें तो एम्पियर लूप बाहर की ओर होगा, ऐसे। ये एम्पियर लूप है। माना यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है, R है। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है, R। बन गया चित्र आपका। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे P पर। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे P पर। ठीक है, बिंदु P पर, मतलब टोराइड के भीतर बिंदु P पर तीन स्थितियों में बात करनी है। ठीक, देखो, एम्पियर सर्कुलर लॉ से एम्पियर के परपथीय नियम यूज करेंगे। एम्पियर के परपथीय नियम से, देखो एम्पियर का परपथीय नियम क्या कहता है। ठीक, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू और इनक्लोज्ड। जरा ध्यान देना यहाँ पर। देखो, सारी की सारी धारा कहाँ पर है, इस P बिंदु के बाहर टोराइड पर, ये प्रणालिका पर, ना कि अंदर कोई धारा है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि P के भीतर, मतलब एम्पियर लूप के भीतर, एम्पियर लूप के भीतर नेट धारा कितनी है, कुल धारा कितनी है, I क्लोज्ड जो है वो कितनी है, 0 है। इसका मतलब यहाँ से हम देखें तो अगर मैं यहाँ पे मान रख लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर B डॉट dl इज इक्वल टू I का मान 0 हो गया, तो ये टोटल 0। दैट मीन्स B इज इक्वल टू 0, मतलब भीतर टोराइड के P का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो एक पार्ट तो ये हो गया, बिंदु P पर बात कर लिया। अब मैं बिंदु R पर कर लेता हूँ, सबसे लास्ट पर Q मैं बिगाड़ के करूँगा। ठीक है, बड़ा डेरिवेशन है, तो इसको P पर हो गया। ठीक, अब R पर बात करूँगा, सबसे बाहर। चलिए बिंदु R की बात करता हूँ। देखिए यहाँ पर बिंदु R पर एम्पियर का परपथीय नियम ही यूज करेंगे, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट और I इनक्लोज्ड। अब जरा यहाँ पर इनक्लोज्ड की बात करते हैं। देखो, I इनक्लोज्ड का तात्पर्य क्या है। ठीक है, देखो I इनक्लोज्ड कितनी हो जाएगी, जैसे देखो
जितनी धारा यहाँ से निकल रही है, देखो जितनी धारा अंदर से निकल रही उतनी ही धारा क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है ना भाई। देखो लूप पर ऐसे वायर लपेटा है, तो जितनी धारा यहाँ नीचे से इस तरफ आ रही उतनी ही धारा यहाँ से बाहर की ओर जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो जितनी धारा इस जगह से ऊपर आ रही उतनी ही धारा पीछे से अंदर जा रही है, ठीक है, हर लूप में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनक्लोज्ड की बात करूँ, अगर निकलने वाली धारा को I1 कहूँ और इसके प्रवेश करने वाली धारा को क्या कहूँगे, कहूँ I2, मतलब निकलने वाली I2 है, प्रवेश करने वाली कितनी है, I1 है, ठीक है। तो भाई जितनी धारा इधर से निकलेगी उतनी ही तो प्रवेश करेगी। दैट मीन्स ये इनक्लोज्ड धारा I1 प्लस कितनी होती है, I2, लेकिन दोनों ही I1 और प्लस I1 बराबर कितना है, I2, ठीक है। और आपको जब रूल पढ़ाया गया है I1 बराबर I2 बराबर किसके, आइए, और एक रूल पढ़ाया गया, जब धारा बाहर की ओर निकले तो पॉजिटिव, जब अंदर की ओर तल के कागज़ के तल के लंबवत किधर की ओर, बाहर की ओर है तो पॉजिटिव लेंगे, अंदर की ओर तो क्या, नेगेटिव। मतलब देखो ये कंपलसरी रूल नहीं है, आप चाहो तो किसी एक को बाहर, जो बाहर की ओर आ रहा है उसको पॉजिटिव लिया तो अंदर नेगेटिव, अगर अंदर वाले को पॉजिटिव लिया तो बाहर वाला नेगेटिव, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आई और माइनस कितना, आई, भाई एक नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, तो आई से आई कैंसिल, ये हो गया 0। दैट मीन्स फिर से पी बराबर कितना हो गया, 0। मतलब टोराइड के ना तो भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है ना ही एकदम बाहर होता है। अब बीच की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक। उसके लिए हम स्टेटमेंट भी लिखेंगे। माना एक टोराइड है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है, उसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है, और प्रत्येक फेरे में धारा कितनी है, I। तो ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है अपने बीच उसके लिए, ठीक है। तो देखिए बिंदु Q पर शुरू करेंगे, मतलब भीतर इस वाली जगह पर, ठीक है। देखो बिंदु Q पर, बिंदु Q पर बिंदु Q पर बात करूंगा जब, ठीक है। जब बिंदु Q की बात करें तो बिंदु Q क्या करेगा आपका, देखिए बिंदु Q की बात करें तो यहाँ पर देखो एम्पियर्स लूप के भीतर केवल ऊपर बाहर आने वाली धारा है, अंदर भीतर वाली धारा नहीं। एम्पियर्स लूप के अंदर कौन सी है, एम्पियर्स की लूप से केवल एक धारा है जो बाहर की ओर आ रही है हर जगह पर, ठीक है। तो इसका मतलब अब धारा है लूप के अंदर, ठीक है। तो शुरू करते हैं, एम्पियर्स लूप लगाते हैं, ठीक। स्टेटमेंट मैंने बता रखा आपको क्या लिखेंगे। माना एक टोराइड है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है, ठीक है। उसमें उसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है, ठीक है, स्मॉल n है, और जो है प्रत्येक फेरे से बद्ध धारा जो है वो कितनी है, I है, ठीक। तो अब देखिए हम शुरू करेंगे, एम्पियर्स लूप लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट और I इनक्लोज्ड। अब इनक्लोज्ड ज्ञात करने के लिए देखो, चूंकि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है ना, तो L लंबाई में फेरों की संख्या, भाई 1 मीटर में अगर n है तो L में कितना हो जाएगा, L लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, NL, ठीक। अब चूंकि प्रत्येक फेरे में धारा, फेरों की संख्या निकल आई यहाँ पर, कैपिटल N कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखो प्रत्येक फेरे में धारा कितनी है, प्रत्येक फेरे में धारा मैंने मान रखी स्टेटमेंट में I है, तो NL फेरों में धारा कितनी हो जाएगी, NL फेरों में धारा कितनी हो जाएगी, NL और कितना I। ये हो गया आपका I इनक्लोज्ड टोटल, मान रख दो यहाँ पर। तो क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, इसका मान हो जाएगा NL और कितना I। समझ में आया, I इनक्लोज्ड की वैल्यू। अब देखो इसको अगर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा B dl cos थीटा, ठीक है। थीटा बराबर 0 होगा सर्कुलर पाथ पर, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा B को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन कितना dl, चूंकि थीटा बराबर सर्कुलर पाथ पर होता है 0 डिग्री, ठीक। तो यहाँ इंटीग्रेशन dl, और ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट NL और कितना I। इंटीग्रेशन dl का क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dl का आप केवल L लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं B इंटू L बराबर म्यू नॉट स्मॉल NL I। L से L क्या हो गया, कैंसिल। दैट मीन्स B इज इक्वल टू म्यू नॉट N और I। देखो यहाँ से देखो आपने कैपिटल N बराबर NL निकाला है, तो स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि स्मॉल n बराबर कैपिटल N बाई कितना L, मान रख लेंगे। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, NI अपान कितना L, एक फार्मूला ये हो गया, ठीक है। चूंकि भाई L लंबाई की जो पाइप थी उसी को मोड़ा गया ना, तो L लंबाई किसके बराबर होगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगा, तो L बराबर किसके हो जाएगा, 2πr। समझ में आ कि नहीं आया, भाई ये जो टोराइड बनाई गई वो एक लंबी पाइप थी जिसकी लंबाई कितनी थी L,
इसी पाइप को मोड़ कर ये टोराइड बनाएगी। तो ये L किसके बराबर हो गई है? वृत्त के परिधि के बराबर। तो L बराबर 2πr, तो यहाँ रख दो। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपान कितना 2πr फार्मूला, ठीक, टोराइड का। क्लियर हुआ? चलिए देखिए आगे, हटाए। चलिए आगे देखते हैं लिखा क्या है। अब है आपको चाहिए अगला टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, ठीक है। तो माना कोई Q आवेश जो है, ठीक है, जब कोई आवेश किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको हम चुंबकीय बल कहते हैं। उस बल का मान कितना होता है वो मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। चलिए देखिए, जब कोई आवेशित कण किसी ऐसे स्थान पर गति करता है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो तो उस पर कार्यरत बल को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक। और इस चुंबकीय बल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, Fm इज इक्वल टू ये होता है Q ब्रैकेट में V क्रॉस B फार्मूला होता है, ठीक है। और Fm वेक्टर इज इक्वल टू, ये वेक्टर फॉर्म में है तो Fm इज इक्वल टू अगर लिखें तो VB साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। ये फार्मूला हो गया आपका। केस शुरू होंगे आप, कंडीशन, ठीक है, सिंपल से है, कभी कभी आता है, ठीक है। देखिए केस फर्स्ट, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, लंबवत प्रवेश करे, इधर से प्रवेश करे, वेलोसिटी इधर है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो वेलोसिटी और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? बी और बी के बीच का ही एंगल चाहिए, क्योंकि वी क्रॉस बी लिखा है, क्यू तो अदिश राशि है ना, तो इसका मतलब बी और बी, तो बी ऊपर की ओर बी इधर की ओर, मतलब ये परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनना है 90 डिग्री। तो यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो? लंबवत हो। तो यहाँ पर देखें Fm बराबर क्या हो जाएगा? QVB साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो इस केस में Fm मैक्सिमम हो जाएगा और ये हो जाएगा QVB, ठीक, 1 हो गया। केस नंबर 2 की बात करें, केस नंबर 2 की बात है, तो केस नंबर 2 अगर देख लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? देखो, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0, इफ़ थीटा इज इक्वल टू कितना? 0, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, अब हम ऐसे इस दिशा में इसको वेलोसिटी इधर, तो ज़रा थीटा बराबर कितना हो जाएगा? देखो Fm बराबर फार्मूला होता है QVB साइन थीटा, है, और थीटा बराबर कितना आ गया? 0 डिग्री। इसका मतलब QVB साइन 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0 होता है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0। मतलब कोई कण अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, ठीक है, तो थीटा बराबर कितना? 0। अगर प्रति समांतर प्रवेश करे, इधर से इधर को प्रवेश करे वेलोसिटी उल्टा, तो थर्ड केस में आ जाएगा थीटा बराबर कितना? 180 डिग्री। दैट मीन्स Fm इज इक्वल टू ये हो जाएगा QVB साइन कितने डिग्री? 180, और साइन 180 का मान भी क्या होगा? QVB साइन 90 प्लस 90 मतलब कॉस 90, ठीक है, QVB कॉस 90, और कॉस 90 का मान होता है 0, तब फोर्स क्या हो गया? 0, ठीक। मतलब अगर लंबवत प्रेस करेगा तो फोर्स लगेगा, बाकी दिशाओं में फोर्स नहीं लगेगा। बाकी क्या दिशा है? मतलब समांतर और समांतर प्रेस करेगा तो फिर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन, हटा दें। चलिए आगे देखें, देखिए अगला डेरिवेशन है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, हेडिंग लगाएंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति। इसके भी पहला केस है, पहला पार्ट है ए, जब कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। देखो ऐसे है, जब कण चुंबकीय क्षेत्र के, ये कण है Q, ये ऐसे प्रवेश करता है, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है,
थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी कितने डिग्री, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मान 0, मतलब तब इस पर फोर्स क्या लगेगा 0। अभी बता भी चुके हैं केस में, लेकिन अब डेरिवेशन करवाना तो केस ये भी बनेगा, तो ये हो गया आपका 0 डिग्री। तो मतलब इस स्थिति में कण पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, अब दूसरी स्थिति है जब कण लंबवत प्रवेश करे, ये इंपॉर्टेंट है, जब कण क्या करे, लंबवत प्रवेश करे। बी स्थिति है आपके, जब कण क्या करे, लंबवत प्रवेश करे। शुरू करें। जब कण लंबवत प्रवेश करे। ठीक, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, जब परपेंडिकुलर इधर से प्रवेश करता है v वेलोसिटी के साथ, तो ये सर्कुलर पाथ पर क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ पर क्या करता है, मूव करता है। सुनो, इस चित्र को ऐसे न बनाकर अगर हम मान लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग बना लो थोड़ी सी, तो समझाने में आसान होगी। देखो, माना कोई कण जो है ऐसे परपेंडिकुलर, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है, अंदर की ओर, कागज़ के तल के ये अंदर की ओर है। अब देखो कोई कण यहाँ से प्रवेश कर रहा है इस जगह से v वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पर ऐसे मूव करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, देखो जैसे ये पहुंचा, देखो फोर्स किधर की ओर होगा, वेलोसिटी किधर है, ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, तो फोर्स किधर होगा, देखो ये हो गया वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन मान लिया, इसको पॉजिटिव चार्ज मान लिया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मान लिया, तो ऐसे देखो, नहीं इलेक्ट्रॉन अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, इधर से प्रवेश कर रहा है इंटर से, तो करंट किधर की ओर जाएगी, नीचे की ओर। भाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर, तो करंट किधर की ओर, नीचे। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, आई करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ये देखो रखो, फोर्स किधर की ओर लगा, उधर की ओर। ठीक, ये देखो यहाँ पर फोर्स इस दिशा में, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, इस दिशा में एक बल कार्य किया, वैद्युत बल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर को कार्य कर रहा है, तो प्रत्यानयन बल किधर की ओर कार्य करेगा, अंदर की ओर। जो अभिकेंद्र बल होगा, एफ अभिकेंद्र बल, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, अंदर की ओर कार्य करेगा, केंद्र की ओर हमेशा। तो देखो यहाँ पर जब पहुँचेगा तब क्या होगा, देखो जब कण यहाँ पर पहुँचेगा तो उसके पास वेलोसिटी किधर की ओर है, ऊपर की ओर है। वेलोसिटी किधर की ओर है, ऊपर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर। जरा फोर्स चेक करो किधर की ओर है, देखो वेलोसिटी ऊपर की ओर है, करंट नीचे की ओर है, तो फोर्स इस पर अब भी किधर की ओर लगेगा। देखो ये हो गया, वेलोसिटी ऊपर की ओर। हाँ, तो ये देखो अब इस पे फोर्स किधर की ओर लगेगा, भाई एक अब सेंटीमीटर इधर लगेगा और फोर्स बाहर की ओर लगेगा, सेंटीमीटर अंदर की ओर लगेगा। ऐसे सभी दिशाओं में फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स इधर और वेलोसिटी इस सीधा में, सभी दिशाओं पर वेलोसिटी ऐसे, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, देखो सबसे पहले जब इसको हल करना हम शुरू करेंगे तो लिखेंगे क्या, देखो कण पर कार्यरत बल लिखेंगे। ठीक है, कण पर कार्यरत बल, सबसे पहले कण पर कार्यरत बल निकालेंगे। कण पर कार्यरत बल, देखो एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा है। चूँकि सर्कुलर पाथ पर थीटा बराबर हमेशा 90 होगी, वेलोसिटी और बी के बीच का कोण भी 90 है, यहाँ पे दिख भी रहा है। तो ये हो जाएगा क्यू वी बी, है ना। एफ एम इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू वी बी। अब देखो चूँकि किसी कण को, स्टेटमेंट देंगे, चूँकि किसी कण को सर्कुलर पाथ मतलब वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए, वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ती है। अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। ठीक, यह बल, ठीक है, चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। ये स्टेटमेंट अतः आप लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या है, बराबर है। मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी है, और सेंट्रीपिटल क्या होगा आपका एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एम बी स्क्वायर बाई कितना, आर। अगर मैं यहाँ से v से v क्या करूँ, कैंसिल कर लूँ, तो r को ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। r बराबर क्या आ जाएगा, एम बी अपान क्यू बी, मतलब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जिस वृत्ताकार पथ पर घूमेगी उसकी त्रिज्या ये निकलेगी। ठीक है, अब ज़रा देखो, अगर r बराबर एम बी अपान क्यू बी आ गया। ठीक है, अब आपने पढ़ रखा है, चूँकि k बराबर क्या पढ़ रखा आपने, हाफ एम बी स्क्वायर पढ़ रखा है, पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है।
ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बी स्क्वायर बराबर 2k/m हो जाएगा, हाँ 2k/m एम बी स्क्वायर, एम बी, यहाँ से k बराबर v का मान चाहिए तो v बराबर हो जाएगा QB/r। v का मान आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए k बराबर हाफ 2k/m, v बराबर, तो यहाँ से r में ये मान उठा के रख देंगे। चलिए ठीक, चलिए देखिए यहाँ से b स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 2k/ कितना m, ठीक। अब देखो ये वाला मान उठा के यहाँ पे रख लेंगे, अतः r बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो v एम बी है ना, तो यहाँ से हो जाएगा r बराबर m/QB और v का मान कितना हो जाए √2k/m, 2k/m ये हो जाएगा आपका। अगर m को अंदर ले जाएं तो r बराबर देखो ये हो जाएगा पूरे में q1/QB बाहर रहने दो, ठीक है, अंदर m गया तो 2km² बटे में m से m क्या हो गया कैंसिल, नीचे से खत्म हो गया। तो r बराबर तब लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा बोलो, ये हो जाएगा √2km बटे में कितना, कुछ नहीं, बटे में QB, ये भी आप लिख सकते हैं। समझ आया कि नहीं है, तो आप ये बात भी r आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम k को v वोल्ट के विभवांतर से क्या करें, त्वरित करें, ठीक। देखो अगर आवर्तकाल निकालना हो, देखो कण का आवर्तकाल ऐसे निकाल लेते हैं, आवेशित कण का आवर्तकाल, आवर्तकाल t बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी की कितनी हो जाएगी 2πr बटे चाल कितनी है v, चाल कितनी है v, यहाँ से v निकाल सकते हैं, देखो v निकाल सकते हैं यहाँ से, QB/r/m हो जाएगा, v का मान कितना हो जाए, या r का मान रख लो यहाँ पर सीधे, ठीक है, r का मान रख लेंगे, तो r का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा t = 2πv, और r का मान है mv/ कितना QB, तो यहाँ से v से v क्या हो गया कैंसिल, तो t बराबर हो जाएगा 2πm/ में कितना QB, आवर्तकाल का सूत्र हो गया। तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी, आवृत्ति हमेशा आवर्तकाल की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो फ्रीक्वेंसी 1/t, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी 1/t का मतलब 2πm/ में कितना QB, भिन्न पलट देंगे तो f = QB/2πm, ठीक। तो ये 3 डेरिवेशन आपके हो गए हैं, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट थे ये करा दिया गया है आपको, ठीक है। अब आपको अगला टॉपिक जो है वो लारेंज बल पढ़ना है, क्या है लारेंज बल, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसी वक्त लारेंज बल, जो टॉपिक खत्म कर देते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लारेंज बल। चलो लारेंज बल, देखो लारेंज बल क्या होता है, जब कोई कण किसी ऐसे स्थान पर गति करता है जहां वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है, तो उस कण पर लगने वाला जो कुल बल होता है उसे हम कहते हैं क्या, लारेंज बल कहते हैं। फिर से एक बार सुनते हैं, जब कोई कण किसी ऐसे स्थान पर गति करता है जहां पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, तो उस कण पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, लारेंज बल कहते हैं। बातें समझ में आई, ठीक, हम क्या कहेंगे लारेंज बल, ठीक है। शुरू करें, चलिए देखिए लारेंज बल। अब देखो कोई कण किसी ऐसे स्थान पर गति करता है जहां पर उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, माना कोई कण ऐसे है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की ओर है। अब देखो अगर कोई धनावेश है, मान ले इस दिशा में गति कर रहा है ऐसे, ठीक है, ये एक्सिस है, देखो ये एक्सिस बनी हुई है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखो अगर कोई कण इस दिशा में वेलोसिटी से गति कर रहा है, धनावेश है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होने वाली है, वेलोसिटी ये हो गया आपका। अब जरा देखो कण पर कार्यरत, ठीक है, यहाँ पर क्यू चार्ज है मान लो, तो कण पर कार्यरत ऐसे क्यू पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, सबसे पहले लिखेंगे एफ ई, लिखेंगे एफ ई वेक्टर बराबर क्यू और इंटू ई वेक्टर लिखेंगे, एफ बराबर क्यू
ई इंटू होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया गया है, ठीक है। क्यू इंटू कितना होता है, ई वेक्टर, ठीक। अब देखो क्यू पर कार्यरत चुंबकीय बल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एफ मैग्नेटिक, एफ एम बराबर क्यू पढ़ा आपने, वेक्टर वी क्रॉस बी पढ़ा आपने, पढ़ाया गया आपको, ठीक है। अब देखो नेट बल कितना हो जाएगा आपका, नेट बल निकाल लेंगे, एफ नेट, दोनों बलों को उठा के जोड़ दीजिए, एफ ई और प्लस कितना, एफ एम, ठीक। ये हो जाएगा क्यू ई वेक्टर और प्लस क्यू ब्रैकेट में वी क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। एफ नेट क्या हो जाएगा आपका, क्यू कॉमन ब्रैकेट में ई वेक्टर और प्लस वेक्टर वी क्रॉस पी, ये है आपका लारेंज फोर्स, ठीक है। ये हो गया लारेंज बल, ठीक है। तो लारेंज बल हम किसे कहते हैं, जब कोई कण किसी ऐसे स्थान पर गति करता है जहां वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, तो उन पर लगने वाला बल जो है वो क्या कहलाता है, लारेंज बल, जिसका परिमाण ये निकाला आपने, ठीक है। तो बच्चों अब ये चैप्टर यहीं पे हम रोक देते हैं, ठीक है। अब आगे जो दो डेरिवेशन बच्चे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाए जाएंगे, ओके।